हाय गाइस। मैं डॉक्टर जयंत कुमार धुरंधर, असिस्टेंट प्रोफेसर कल्याण लॉ कॉलेज भिलाई। मैं आज आप लोगों को इनकम टैक्स की प्रारंभिक चीज़ें बताऊंगा कि इनकम टैक्स क्या है और इनकम टैक्स किन चीज़ों पर लगता है। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो हम चालू करते हैं कि इनकम टैक्स क्या है, आयकर क्या है। तो सबसे पहली बात इसमें यह है कि आयकर प्रत्यक्ष कर है जो प्रत्येक व्यक्ति की गत वर्ष की आय पर निश्चित दरों से लगाया जाता है। आयकर की वसूली तथा इससे संबंधित व्यवस्था व कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय सरकार को होता है, किंतु एकत्र की गई धनराशि केंद्रीय सरकार व राज्य सरकारों के मध्य वित्त आयोग द्वारा निश्चित किए गए सिद्धांतों के आधार पर वितरित कर दी जाती है। इसलिए यह एक ऐसा विषय है जिसमें सभी पक्ष, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारें एवं करदाता गण किसी न किसी रूप में अभिरुचि रखते हैं। इसके बाद इसका जो सेकंड पॉइंट आता है, आयकर का संक्षिप्त इतिहास, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स। भारत में आयकर सर्वप्रथम 1860 में सर जेम्स विल्सन द्वारा लगाया गया। एक प्रकार से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसे 1857 का गदर कहा जाता है, के फलस्वरूप दंड के रूप में सामने आया। 1857 के गदर अंग्रेजी शासन की वित्तीय व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश आयकर विधान के आधार पर भारत में आयकर अधिनियम 1860 बनाया गया, जिसे 31 जुलाई 1860 से लागू किया गया था। आयकर अधिनियम का संशोधन 1886, 1918, 1922 एवं 1961 में किया गया। समिति की सिफारिशों तथा विधि आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आयकर विधेयक 1961 लोकसभा में प्रस्तुत किया गया तथा इसे सितंबर 1961 में पास किया गया, जो 1 अप्रैल 1962 से लागू किया गया। नवीन अधिनियम के अंतर्गत आयकर अधिनियम में 298 धाराएं तथा 11 अनुसूचियां हैं। आयकर अधिनियम में संशोधनों का उद्देश्य मुख्यतः कार्य प्रणाली को उन्नत करना, करदाताओं की सुविधाओं को दूर करना एवं कर बचाने की तरकीबों को रोकना है। आयकर व्यक्ति, हिंदू, अविभाजित परिवार, फर्म, कंपनी, व्यक्तियों के समुदाय, क्लब, पुण्यार्थ संस्थान आदि सभी को देना होता है। अवयस्क को भी अपनी आय पर कर देना पड़ता है, जिसके लिए उसके अभिभावक उत्तरदायी माने जाते हैं। मंदिर में स्थापित भगवान की प्रतिमाओं से होने वाली आय पर भी उन मंदिरों के न्यासियों के माध्यम से कर लगाने का प्रावधान है। व्यक्तियों पर आयकर लगाते समय उनके निवास स्थान का निर्धारण किया जाता है कि वह भारत के निवासी हैं, असाधारण निवासी हैं या अनिवासी हैं। ऐसे व्यक्ति जो प्रायः भारत के निवासी हैं अपनी समस्त विश्व की आय पर भारत में आयकर देते हैं। दूसरी ओर भारत में अनिवासी को केवल उसी आय पर आयकर देना होता है जो उसे विगत वर्ष में भारत में मिली है या उसके द्वारा अर्जित की गई है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आयकर अधिनियम के अनुसार करदाता की कुल आय 5 शीर्षकों में वर्गीकृत की जाती है, जो कि निम्न है। सबसे पहला जो है वेतन से आय, इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा मकान संपत्ति से आय, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा व्यापार या पेशे के लाभ, प्रॉफिट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। और चौथा पूंजी लाभ, कैपिटल गेंस। और पांचवा अन्य साधनों से आय, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। प्रत्येक शीर्षक की अलग अलग आय ज्ञात करके उस शीर्षक की स्वीकृत कटौतियां घटाई जाती है। तत्पश्चात समस्त शीर्षकों की कर योग्य आय का जोड़ दिया जाता है, जिसे सकल आय कहते हैं। इसमें से उन कटौतियों को घटाया जाता है जो सकल कुल आय की गणना करने के लिए आयकर अधिनियम के अधीन स्वीकृत हैं। इस प्रकार जो रकम शेष बचती है उसे कुल कर योग्य आय कहते हैं। विभिन्न स्रोतों से हुई कुल आय की गणना के समय किसी एक अथवा एक से अधिक स्रोत के लाभ के स्थान पर हानि आ सकती है। आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एक स्रोत से हुए हानि को दूसरे स्रोत से हुए लाभ से पूरा कर दिया जाता है। कभी कभी कुल आय के स्थान पर व्यक्ति को किसी वर्ष में हानि भी हो सकती है।
ऐसी हानि को अगले वर्ष में ले जाने का प्रावधान है। कभी कभी कुल कर योग्य आय में कुछ ऐसी आय भी शामिल होती है जिस पर औसत दर से कर की छूट दी जाती है। सकल आयकर में से यह औसत दर से निकाली गई छूट की राशि घटाकर बची हुई शेष रकम में से धारा 88 तथा धारा 88 बी के अंतर्गत कर से छूट को घटाकर शुद्ध कर दायित्व बचता है। इसमें से अग्रिम चुकाया गया कर तथा उद्गम स्थान पर कटा हुआ कर घटाकर शुद्ध देय आयकर बचता है। इसमें इनकम टैक्स में 3 जो शब्द हैं उसके बारे में उसका अर्थ जानना जरूरी है। जैसे करदाता, निर्धारिती असेसिस, दूसरा कर निर्धारण असेसमेंट और तीसरा कर निर्धारण वर्ष असेसमेंट ईयर। तो ये 3 जो टेक्निकल जो टर्म्स हैं इसके बारे में हमको जानना जरूरी है, तभी हम आयकर अधिनियम को समझने में हमको सहायता मिलेगी। सबसे पहला है करदाता या निर्धारिती असेसी। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 2(7) के अनुसार करदाता उस व्यक्ति को कहते हैं जो इस अधिनियम के अंतर्गत कोई कर अथवा अन्य कोई धनराशि सरकार को देने का दायी हो। इसके अंतर्गत यह आवश्यक नहीं है कि वह अपनी आय पर आयकर के लिए दायी है। अधिनियम द्वारा यदि किसी अन्य व्यक्ति की आय पर आयकर वसूल करने का भार किसी व्यक्ति पर डाला जाता है तो वह व्यक्ति करदाता होगा। इस प्रकार करदाता से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो अधिनियम के अंतर्गत पहली बात कर देने के लिए उत्तरदायी है, या दूसरा किसी अन्य राशि ब्याज या अर्थदंड का भुगतान करने के लिए दायी है, या तीसरा उस व्यक्ति के विरुद्ध कर निर्धारण संबंधी कोई कार्यवाही चल रही हो, या चौथा उस व्यक्ति द्वारा चुकाए गए कर की वापसी या हानि निर्धारित करने के लिए कार्यवाही आरंभ कर दी गई है, या पांचवा उसको करदाता मान लिया गया है, या छठवां उसको चूक में करदाता मान लिया गया हो। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के संबंध में करदाता माना जाता है तो उसे माना हुआ करदाता कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति एक मृतक व्यक्ति की आय पर उसके कानूनी उत्तराधिकारी को आयकर चुकाने के लिए निर्धारिती या करदाता माना जाता है। इसी प्रकार प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति जो किसी विदेशी, अवयस्क अथवा पागल की आय के संबंध में करदाता माना जाता है। जब अधिनियम में किसी कार्य का उत्तरदायित्व किसी व्यक्ति पर डाला जाता है और वह उसको नहीं करता है तो ऐसा व्यक्ति चूक में करदाता मान लिया जाता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धन राशि देते समय उसमें से आयकर काटने का उत्तरदायी है और वह यह कर या तो काटता ही नहीं है या काटने के उपरांत उसे सरकारी कोष में जमा नहीं करता है तो वह व्यक्ति इस कार्य के लिए चूक में करदाता मान लिया जाता है, असेसी, डिफॉल्ट असेसी। दूसरा जो पॉइंट है कर निर्धारण असेसमेंट। कर निर्धारण पद की परिभाषा अधिनियम की धारा 2(8) में दी गई है। यह इस बात को परिभाषित नहीं करती कि कर निर्धारण क्या है, परंतु वह केवल यह कहती है कि इसमें कर का पुनः निर्धारण शामिल है। कर निर्धारण पद का प्रयोग अधिनियम में कभी कभी तो आय की गणना के अर्थ में, कभी कभी देय आयकर की रकम निर्धारण के अर्थ में और कभी कभी करदाता पर दायित्व थोपने के अर्थ में किया गया है, लेकिन इसके बृहत रूप में यह तीनों ही क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि कर निर्धारण में 3 बातें आती हैं। सबसे पहली बात कुल आय का निर्धारण, दूसरा आयकर का निर्धारण और तीसरा कर वसूली। इसके बाद आपका तीसरा पॉइंट आता है कर निर्धारण वर्ष, असेसमेंट ईयर। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 2(9) के अनुसार कर निर्धारण वर्ष का आशय 12 माह की उस अवधि से है जो प्रति वर्ष 1 अप्रैल को शुरू होती है और 31 मार्च को समाप्त होती है। इसे वित्तीय वर्ष भी कहते हैं। इस प्रकार कर निर्धारण वर्ष गत वर्ष की ठीक समाप्ति के पश्चात 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्त वर्ष होता है। वर्तमान कर निर्धारण वर्ष 2020-21 है जो 1 अप्रैल 2020 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2021 को समाप्त होगा। तो ये मैंने आप लोगों को प्रारंभिक चीज़ें बताई आयकर नियम के बारे में। और
अगली चीज़ों के बारे में अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।